हेलो एवरीवन। वीडियो के इस सीरीज में मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करती है और यदि एग्जैक्टली रिपीट नहीं करें तो एक एक ऑप्शन को एनालाइज करके हम पढ़ें और पढ़ करके एग्जाम में जाएं तो कंसेप्ट निश्चित रूप से रिपीट होते रहते हैं। इसलिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करके तब एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम जो हुआ था 30 सितंबर 2022 को जो हुआ था री एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या फिर कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में आयोजित हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जब किया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष महाकश्यप थे। इन चारों बौद्ध संगीतियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुआ था और उसके अध्यक्ष सबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और उसके अध्यक्ष मोगालीपुत्तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट ऑप्शन सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई गुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। विरासत में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाकर अपने पिता समुद्रगुप्त की नीति को जारी रखा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक रहा था। वह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। सांची के अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्पभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्पभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाणों ने स्थापित किए थे। राइट ऑप्शन ए है। पर्थियनों के रोम से संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग से संपन्न होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। राइट ऑप्शन सी होगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अवंती राज चंड प्रद्योत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध स्थापित हो जाने से उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्न, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह था इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन सी। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम यानी महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। खिलत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण कराया, जो इंडो इस्लामिक शैली में बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया व अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन बीपीएससी ने नॉन ऑफ द एबव माना है, ई ऑप्शन माना है। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। तुगरिल खां एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरिल खां ने कुछ समय बाद ही 1278 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। चाइल्ड का युद्ध प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच होने वाली संघर्ष था। यह 1686 से 1690 तक युद्ध चला और सम्राट औरंगजेब द्वारा शासित मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया जो कार्य था वो था सामाजिक सुधार के क्षेत्र में 1829 में सती प्रथा पर राजा मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो सती प्रथा का उन्मूलन तो सही है। उसके बाद 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठगी प्रथा पर ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, तो 4 भी सही है। उसके बाद शैक्षणिक सुधार में क्या किया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया। उसके बाद में 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया था। दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था। तो 1, 2 और 4 सही है। इसमें से 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर ने। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच के दौरान स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे। परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में सिंध अमीर के साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 1842 में लॉर्ड एलेनबरो ने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर को कंधार में ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के लिए एक मिशन के साथ सिंध की कमान सौंपा। 11 जनवरी 1843 को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले में आक्रमण किया और उसे विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष के बाद कराई गई। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। भगत सिंह, शिवराम, हरि, राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन क्रांतिकारी नेताओं को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। दिसंबर 1928 में प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिगड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। राइट ऑप्शन डी होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को
महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तृतीय सत्याग्रही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया था। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता रहता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके। उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। अब्दुल गफ्फार खां को बच्चा खां भी कहा जाता है, बादशाह खां भी कहा जाता है। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन सुर्खपोश यानी लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। उन्होंने कहा, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी घोर विरोध किया और उसके विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल और डायर को मारा था। कब? 1940 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में चलाया गया था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ये तो वहाँ के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। वायसराय लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राइट ऑप्शन सी होगा। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप नाम दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां तिरंगा फहराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। राइट ऑप्शन
गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में, राइट ऑप्शन डी होगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। कब? 1908 में, राइट ऑप्शन सी होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में घटी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका था, जो असफल रहा। बम प्रहार में गलती से कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली के अवसर पर, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3% है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार ने शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, ए का 4 हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बी का 1 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल हैं, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, तो बी का 3 हो जाएगा। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास, तो डी का 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तब बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शराबबंदी से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन जो हैं वो है चेन्नई के तमिलनाडु में, राजस्थान के जयपुर में, तमिलनाडु के चेन्नई में, राजस्थान के जयपुर में और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। प्रवासी पक्षियों का अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, राइट ऑप्शन सी है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर एक गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपह सलार था। उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या उनका नाम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी उनको कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा।
सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे। वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के 4 प्रमुख नेता थे, चारों भाई सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू। कब हुआ था यह आंदोलन? यह आंदोलन 1855-56 में हुआ था। क्यों हुआ था? अंग्रेजी शासन के अत्याचार और अधिक कर नीति से परेशान होकर के आंदोलन ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1798 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। कहीं कहीं 1800 से 1802 के बीच में भी दिया हुआ है, 1802। तो इसके क्लोज जो है यहीं आ रहा है, 1898 आ रहा है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसके नेता कौन थे? इसके नेता जो है जमींदार भूषण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में गठित हुए। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर उड़ीसा प्रांत बनाया गया और शेष क्षेत्र बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से बिहार में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेल्हड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह कैमूर में अवस्थित है। कैमूर में 2 जलप्रपात है, एक तो तेल्हड़ कुंड जलप्रपात और एक करकट जलप्रपात। तेल्हड़ कुंड एंड करकट जलप्रपात कैमूर में है। सासाराम में कौन सा है? सासाराम में भी 2 है, धुआं कुंड जलप्रपात और मंझर कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड एंड मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? सासाराम में है। नवादा में कौन सा है? नवादा में ककोलत जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात नवादा में है। और रोहतास में कौन सा है? रोहतास में दुर्गावती जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो है बेगूसराय की कांवर झील, कांवर झील। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में मिला है। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। इस खदान में इतना सोना है जितना देश में कहीं और नहीं है। अकेले 44% सोना जमुई जिले के इलाके में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। भागलपुर का तसर सिल्क जो है वो विश्व में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो वह है 51.5%। राइट ऑप्शन डी है। और बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। और पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 28वां है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी, ये सही है। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा, ये भी सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि हुई नहीं, ये गलत है। 2.8 नहीं 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यही गलत कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है, तो पटना में है तो ये दो कट गया यहाँ से, बी और सी खत्म हो गया। अब ए एंड डी में चुनना है। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है। पटना में कितना परसेंट शहरीकरण है? 44.3% है। उसके बाद है मुंगेर में। मुंगेर में कितना प्रतिशत शहरीकरण है? 28.3% है। उसके बाद आता है नालंदा। नालंदा में कितना परसेंट शहरीकरण है? 26.2% है। तो सबसे ज़्यादा हो गया पटना, उससे कम हो गया मुंगेर। तो पटना, तो ये ख़त्म हो गया। तो पटना, मुंगेर और नालंदा, ये हो गया राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691.19 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? यानी फिजिकल डेफिसिट। कुल गैर ऋण व्यय में से कुल गैर ऋण आय को घटा देते हैं तो आता है फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। और ये कितना होने का अनुमान है? यह है 25,885.10 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। और ये जो है बिहार के टोटल जीएसडीपी का 3.47%, 3.47% है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार को 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये है, सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी है, हर खेत में सिंचाई का पानी ये भी है, सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है 7 निश्चय भाग 2 में। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 7 निश्चय भाग 2 में कौन कौन से 7 निश्चय हैं? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है कनेक्टिविटी होगी और आसान, सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तब प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना सबसे आगे है और सबसे पीछे कौन सा है? शिवहर जिला है। तो शिवहर वाला चुन लीजिए। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है और ए ऑप्शन में दिया गया है। तो शिवहर से ज़्यादा अररिया का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद किशनगंज, उससे ज़्यादा नवादा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो। राइट ऑप्शन डी होगा। आज़ाद दस्ता को गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में जाकर के वहाँ से संचालित करते थे आज़ाद दस्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था राजेंद्र प्रसाद को। विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी के पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास। रेलवे आसफ अली के पास था। श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था और वित्त विभाग लियाकत अली के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो कब होगा? दिसंबर 1946। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो कुल 788 सदस्य हैं। कैसे? राज्यसभा के 200, राज्यसभा के 233 निर्वाचित और इसी राज्यसभा के 12 मनोनीत और लोकसभा के 543। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 3 3 6 2 8, 4 3 7 1 8, 5 2 7, 788 हो गया। राइट ऑप्शन बी होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया है, कितनी बार भी चुना जा सकता है राष्ट्रपति के रूप में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र। राइट ऑप्शन ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेंगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर न हो। परंपरा अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। ये 3 सत्र कौन कौन से हैं? बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है, सामान्यतः फरवरी से मई के मध्य चलता है। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई अगस्त के मध्य होता है। तीसरा है शरद सत्र, नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। सबसे कम समयावधि का सत्र यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? तो एमजी सीतलवाड़ थे, एमजी सीतलवाड़। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य है कानूनी और न्याय मंत्रालय को सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो देख लेते हैं कि इन सारे अनुच्छेदों में दिया क्या क्या गया है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अनुच्छेद 83 में क्या दिया गया है? ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये मेंशन किया गया है 83 में। मतलब राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होगा, लोकसभा का ड्यूरेशन क्या होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो है 83। तो इसमें तो संशोधन करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है? ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन क्या होगा वो दिया गया है, तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि सही से काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, तो इसमें भी संशोधन करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 246 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 246 में दिया गया है कि जैसे शेड्यूल 7 में जो 3 सूचियाँ दी गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनमें से किस पे राज्य कानून बनाएगा, किस पे केंद्र कानून बनाएगा, ये सारी चीज़ें दी गई है किस में? आर्टिकल 246 में। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई होगा। कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83 में संशोधन करना पड़ेगा, 85 में करना पड़ेगा, 172 में करना पड़ेगा, 174 में करना पड़ेगा एंड 356 में करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? संविधान के 84वें संशोधन 2002 के अनुसार 2026 तक परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, तो 2026 तक। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, सही है। मानव अधिकारों का संरक्षक है, ये भी सही है। संविधान का अंतिम विवेचक है, ये भी सही है। सिविल न्यायालय है, ये भी सही है। उपरोक्त ये सभी सही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तथा 243 में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, ये सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है,
ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है ये। तो 1 2 3 तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा केसर के खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ये जो मिट्टी है केसर के लिए तो है ही, साथ ही बादाम, अखरोट, सेब और मेवों की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। इसके अलावा केरल के अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाया जाता है थोरियम, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर में अवस्थित है। नेपाल लिमिटेड देश में प्रथम अखबारी कागज का कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपानगर के आसपास के जंगलों में प्रचुरता से मिलने वाली सरई की लकड़ी और बांस से 88,000 टन तक कागज का हर साल उत्पादन होता है। तो ये मध्य प्रदेश का नेपानगर है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज में खोदी गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन प्रारंभ किया था। भारत में कोयले की खान झारखंड में है। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी है। भारत कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है भील, राइट ऑप्शन सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति के लोगों की कुल जनसंख्या, कुल आबादी 1,69,00,000 है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग सूर्य जो है सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स, 8 जो प्लैनेट्स है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। कौन कौन से प्लैनेट है? तो NCERT में जो दिया गया है, NCERT के 6 क्लास के बुक में बहुत ही अच्छा एक चीज़ दिया गया है, लिखा गया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई का मतलब मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से अस मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून। इस तरीक़ा से कैसे दूरी के बढ़ते क्रम में दिया गया है 6 क्लास में। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे, तो निकिल एंड फेरस, राइट ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे निकिल एंड फेरस, राइट ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें होती है, भूपटल या भूपरपट्टी, उसके बाद में मेंटल और तीसरा है कोर, इसमें आउटर और इनर कोर होता है। भूपरपट्टी ये पृथ्वी का बाहरी परत है और ये किससे बना हुआ है? सियाल से बना हुआ है, सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना हुआ है। उसके बाद में मेंटल है, इसके बाद वाला जो परत है वो सीमा से बना हुआ है, मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। और उसके बाद वाला परत जो है नीफे से बना हुआ है, निकिल एंड फेरस से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो WM डेविस ने प्रस्तुत की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा
कुध पचासा चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, राइट ऑप्शन बी होगा। गरजता चालीसा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को कहा जाता है। इसी प्रकार प्रचंड पचासा 50 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य चलने वाली पछुआ पवन और चीखता साठा 60 डिग्री पर चलने वाली पछुआ पवन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारागैसो सागर एक हिस्सा है। तो सारागैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक, राइट ऑप्शन सी होगा। सारागैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारागैसो सागर कहा जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विश्वतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। सारागैसो जड़विहीन मोटी समुद्री घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन इसको मानता नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और दुरंड रेखा कहाँ पे है? दुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गांव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। नहीं, यहाँ बहुत गर्मी होती है, ये कारण नहीं है, गर्मी तो होती ही है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। तो जल उपलब्ध नहीं है, हवाएं भी शुष्क रहती है, लेकिन ये कारण नहीं है कम वर्षा होने का। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। यही सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला के मानसून की समानांतर होने से मानसूनी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिस कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। बाधाओं को पार करेगी तब तो हवाएं ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगी टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन के बाद में रेन ड्रॉप में कन्वर्ट होकर के नीचे बरसात करेगी। तो ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.2 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, ये सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 33.33 रुपये प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया है, ये भी सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये भी सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये गलत है। तो उपरोक्त 3 सही है, डी गलत है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी वाला सत्य नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं। तो यही परिभाषित आंशिक रूप से परिभाषित करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को संक्षिप्त में MSME कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। सूक्ष्म उद्योग जो है, सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए का निवेश मशीनरी वगैरह में और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। लघु उद्योग किसको कहा जाता है? उन उद्योगों को कहा जाता है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक होता है। मध्यम उद्योग किसको कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर हो। तो इसमें से वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, ये सब गलत है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, ये सही है। कुओं का निर्माण, ये भी सही है। जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ये भी सही है। वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये भी सही है। तो ई हो जाएगा इसमें से राइट ऑप्शन।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक कर कारगर बनाना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास, ग्रामीण स्तर पर राज्यों के परंपरागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। और भी समितियों के बारे में जान जाते हैं, महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रेखी समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। महालनोबी समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। गोईपोड़िया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। नरसिंहम समिति वित्तीय यानी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये सही है। एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करती है। नहीं, सभी नागरिकों को नहीं। एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं, ये गलत है। एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है, जो रिटायर किए हैं उन्हीं के लिए है, सभी के लिए नहीं है। इसे 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। इसका विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है, न कि आईआरडीए और सेबी द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, नहीं। यह भारत में महाराष्ट्र राज्य के लिए है, नहीं। इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी, बिल्कुल नहीं। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। राइट ऑप्शन डी होगा, यही सही है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री के बजट भाषण 2022 में की गई थी। कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कवरेज की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास लाभ से छूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना, ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। तो इसमें से ई हो जाएगा मोर देन वन।